Hey guys, welcome back to the series where I solved the entire paper of physics, ReNEET paper 2026 physics part 3. So आज हम फिर से आपके लिए 5 क्वेश्चंस लाए हैं विद स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस एंड उसकी अप्रोच मैंने कैसे करी थी पेपर में एज अ नीट AIR 2। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है जिसका पोजिशन का फंक्शन हमें ये दे रखा है, अल्फा 1 है, बीटा 6 है एंड गामा 5 है। ओके, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दे रखा है s का फंक्शन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अल्फा 1 है तो मतलब t स्क्वायर, बीटा 6 है तो मतलब -60 और गामा 5 है तो मतलब 5 +5। तो ये हमें उसका वो दे रखा है, हमारा डिस्टेंस का फंक्शन दे रखा है। तो अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगी। तो जो हमारा स्पीड आ रही है वो आ रही है हमारी 2t - 6। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक बार तो इसको डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा, फिर स्पीड आ गई। फिर मैंने क्या करा पेपर में कि हमने एक छोटा सा ग्राफ बना लिया कि कैसा ग्राफ बनेगा इसका। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये बेसिक सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस नहीं, ऐसे मैं इसको लिख देता हूँ। ये है हमारा टाइम एंड ये है हमारी वेलोसिटी। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी -6 है ना। और ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें, एक सेकंड आपको बताता हूँ कैसे हम इसको कंपेयर करते हैं। हमारा फंक्शन आया था vt इज इक्वल्स टू 2t - 6 से, और अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो देखो भाई m क्या आ रहा है, m आ रहा है m आ रहा है 2 एंड जो कांस्टेंट है वो आ रहा है -6। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। अब हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो कब हो रही है, वो जीरो होगी हमारी t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे। ठीक है, और जब t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड हो जाएंगे, ये 6 सेकेंड्स पे है, तो जो हमारा वो आएगा वेलोसिटी वो आएगी हमारी 6। वैल्यू पुट करके देख लो, 2 × 6 - 6 तो 6। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। अब इसने पूछा था एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो टोटल डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ। ये ग्राफ है मेरे पास, किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ के जो अंडर एरिया आता है वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इस केस के अंदर हमारा जो एरिया अंडर द ग्राफ है, एरिया अंडर ग्राफ, वो होगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और वो आ रहा है हमारा, दो ट्राइंगल हैं और हर एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो है हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये हमारे पास आ गया 18 मीटर। तो भाई इस इंटरवल में जो हमारा 6 सेकंड का इंटरवल था वो 18 मीटर चला। तो भाई निकाल लो बस अब स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 18 डिस्टेंस अपॉन 6, तो 3 क्या हुआ? हाँ आंसर, ये रहा आंसर। कुछ नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना था, ग्राफ देखना था कैसे बन रहा है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना था कितना चला, और फिर बस टोटल टाइम से डिवाइड करना था। वो दे रखा है t = 0 टू t = 6। ठीक है, तो बस ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो फिजिक्स का पेपर था इस बार वो इसलिए मुश्किल था, थोड़ा सा, बहुत थोड़े से 5-6 उन्होंने ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जो थोड़े लेंदी थे। मतलब कि तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता था, समझने में टाइम लगता था कि क्या हो रहा है। वैसे कॉन्सेप्चुअली वाइज इजी पेपर था, बस लेंदी पेपर था बहुत। तो ये पर फिर भी देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। तो पूरा पेपर हार्ड नहीं था, आपको देखना था कि आप फटाफट कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो। ये भी स्ट्रेटेजी होती है। पहले राउंड मैं हमेशा अपना पेपर राउंड वाइज करता था। पहले राउंड में जो क्वेश्चन सीधा समझ में आ रहा है कर दो, खत्म, इमीडिएट। फिर अगला राउंड होता था जिनमें मेरे को हल्का सा डाउट होता था, या फिर मतलब हल्का सा कि थोड़ा लंबा हो सकता है क्वेश्चन ये। फिर लास्ट राउंड में बिल्कुल आता था मैं कि भाई
नो होप, बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, वो वाला क्वेश्चन मैं बिल्कुल लास्ट में करता था। तो चलिए हम इसी बार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये सारे। कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, फिजन हो रही है यहाँ पे, टेक मासेस टू बी, ओके हमें मासेस दे रखे हैं हर एक के, एंड उसने द क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन इज। ओके, तो हमें पता है कि जो क्यू वैल्यू होती है वो होती है हमारी एम रिएक्टेंट माइनस एम प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, है ना। तो पहले हम चलो हमारा जो डेल्टा एम है वही निकाल लेते हैं। डेल्टा एम कैसे निकालें भाई, वही पूछा है हमें, मतलब बेसिकली हमें पूछा गया है कि कितना मास लॉस हुआ यहाँ पे बिटवीन। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा रिएक्टेंट का मास है वो हमें दे रखा है 238.05, ठीक है 238.05। और अब जो प्रोडक्ट्स के मास है वो है 234.043, 234.043, और हीलियम के न्यूक्लियस का मास रखा है 4.003 माइनस 4.003। तो ये आ जाएगा हमारे पास 238.05 माइनस 238.046। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.004। कीप इन माइंड ये हमारा यू में आएगा, जो हमारी मास की यूनिट होती है उसमें आएगा ये, ठीक है। अब इन्होंने दे भी रखा है कि जो 1U है वो इतनी इक्विवेलेंट इतनी एनर्जी पर सी स्क्वायर के बराबर है। तो बस हम रख सकते हैं क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू आ जाएगी हमारी इससे 0.004 इंटू 931.5, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। बेसिकली इसमें ये इसका ये मतलब है कि अगर 1U का जो अगर डेल्टा एम 1U होता, जो ये रखा है ना गिवन, ये कह रहे हैं कि अगर डेल्टा यू 1U होता, डेल्टा एम 1U होता तो इतनी एनर्जी रिलीज होती। तो अगर 0.004 यू है डेल्टा एम, तो कितनी एनर्जी, उसको बस मल्टीप्लाई कर दो उससे, वही आएगा। तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। या फिर अब इन्होंने जो ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो ना यहाँ पे यूनिट देखो ध्यान से, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रखा है, तो हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 931.5, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3726। तो 3726 ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन फर्स्ट। आगे आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस Q इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर लगाना था, बहुत इजी फॉर्मूला है, आराम से लग जाता, और आपको कैलकुलेशन ना भी करनी पड़े, उसके लिए आपको 1U के हिसाब से एनर्जी भी दे रखी थी, और आसान हो गया क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे आते चलिए अब। ओके, 3 कैपेसिटर का क्वेश्चन है। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स P, Q एंड S आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, ठीक है। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर P एंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम आर ये, तो उन्होंने उसका रेशियो पूछा हुआ है। ओके, ठीक है, तो हम एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमारा P कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर इसके साथ लगा रखा है Q, एंड यहाँ पे नीचे S लगा रखा है, ठीक है। और V वोल्टेज की हमारी बैटरी है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस तो हम लिख सकते हैं सीधा, जो S पे चार्ज आया होगा वो तो होगा हमारा CV, दो ये CV इधर और माइनस CV इधर, है ना। पर P और Q क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, तो इसका मतलब दोनों के क्रॉस V/2 पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, क्योंकि सीरीज में ना, देखो ऊपर P और Q आपस में सीरीज में है, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये S के साथ पैरेलल में है। तो P और Q तो सीरीज में है, मतलब, और आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो मतलब इसके क्रॉस भी इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V/2 है, और Q के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V/2 है। तो मतलब कि यहाँ पे ये आएगा चार्ज CV/2 माइनस CV/2, यहाँ पे CV/2 एंड माइनस CV/2, ठीक है। तो अब मैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर P निकाल सकता हूँ भाई। जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो क्या होती है, Q²/2C, मतलब कि हाफ 1/2C इंटू P पे कितना चार्ज स्टोर है, CV, एक सेकेंड, CV/2 का स्क्वायर,
तो इससे आ रहा है हमारे पास 1/8 CV²। ठीक है, अब यू क्यू कितना स्टोर्ड है, वही यहाँ पे Q², क्यू जो चार्ज क्यू में स्टोर्ड है एंड 2C, तो वही 1/2C CV/2 वही 1/8 CV²। अब US में क्या होगा, जो चार्ज उसमें स्टोर्ड है S कैपेसिटर में अपॉन 2C, तो 1/2C इंटू CV², यानी कि हाफ CV²। ठीक है, तीनों हमारे पास एनर्जीज आ गई, तो मैं टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ, तीनों को सम करना है बस। तो ये आएगा हमारे पास 1/4 CV² प्लस 1/2 CV², तो मतलब कि 3/4 CV²। ये टोटल एनर्जी आ गई। और हमारे पास वो भी है कि यूपी की हमारे पास 1/8 CV² है और यूटी हमारे पास 3/4 CV² है। अब बस ये ध्यान रखना, यहाँ ये गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में मेन, कि या तो आपने भाई इसके अंदर चार्जेस ही गलत निकाले कि भाई कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और अपनी एनर्जी गलत निकाल दी, या फिर सब कुछ सही करा आपने और लास्ट में जाके UP/UT को UT/UP कर दिया। ठीक है, वैसे तो इस ऑप्शन, वैसे ऑप्शन देखोगे तो ऐसा कुछ है नहीं कि 1/2 मतलब रेसिप्रोकल्स नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखना कि भाई तुम रेशियो सही निकाल रहे हो, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है ऐसे ऑप्शन दे दे कि उल्टा कर दे रेशियो। तो ये देखो, करते हैं बस अब सॉल्व। UP/UT पूछा था उसने, तो 1/8 CV² अपॉन 3/4 CV², मतलब कि 1/6 आ रहा है। 1/6 है ऑप्शन में, हाँ ना, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स में भी ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करो, क्वेश्चन सही होगा। बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत नहीं होती, बहुत लोगों का बस एग्जीक्यूशन में दिक्कत होती है। मेरे साथ भी इशू था, ये पहले इशू था, फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, बार बार रिविजन करता रहा, बार बार प्रैक्टिस करता रहा क्वेश्चन की, वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू सॉल्व सिली एरर्स, और क्या सिली एरर हुई उसको एनालाइज करो। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक और हमारा एक मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है ये। अ करंट I0, okay, current I0 flows through a metallic circular loop of radius r. Resistance of the segment ABC is half that of ADC. Magnitude of magnetic field is center of the loop. ठीक है, तो भाई हम डायग्राम बनाते हैं पहले, सबसे पहले हो क्या रहा है आखिर यहाँ पे। तो हमारे पास एक ये है ABC और D, तो यहाँ से I0 करंट आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये I1 करंट जा रहा है इधर, और यहाँ पे ये I2 करंट जा रहा है, और ABC सेगमेंट की जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, और ADC सेगमेंट की जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, और बाद में वो फिर से कन्वर्ज कर रहा है I0 में, बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ABC इज हाफ दैट ऑफ ADC, तो मतलब ये दे रखा है कि R1 इज इक्वल्स टू R2/2। ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब इसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है भाई, तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, पहले तो हमें करंट पता लगाना है कि ABC ब्रांच और ADC ब्रांच में कितना कितना करंट जाएगा। हमें पता है कि ये ABC और ADC पैरेलल में लगे हुए हैं ना, ब्रांचेस, ABC ब्रांच और ADC ब्रांच पैरेलल में लगी हुई हैं, तो V इज इक्वल्स टू IR, मतलब कि I जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/R के, क्योंकि दोनों के क्रॉस वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम ही है। तो हम लिख सकते हैं कि I1/I2 इज इक्वल्स टू R2/R1, क्योंकि इन्वर्स रेशियो है, और R2/R1 इससे निकालोगे भाई कितना आएगा, R2/R1 इज इक्वल्स टू 2, तो मतलब I1/I2 2 है। तो भाई इससे हमारी, और हमें पता है कि अगर I1/I2 2 है और I1 प्लस I2 I0 होना चाहिए भाई, वो तो जंक्शन लॉ ही तो है भाई, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाना चाहिए जंक्शन से। तो बस हम लिख सकते हैं, इससे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास I1 इज इक्वल्स टू 2I0/3 एंड I2 इज इक्वल्स टू I0/3। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि B के ABC सेगमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है
और एडीसी सेगमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सेंटर पे, यहाँ सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, दोनों की बस कॉम्पोनेंट ऐड कर देते हैं हम। तो हमें राइट हैंड रूल पता है क्या है। अब एबीसी सेगमेंट को देखो ऐसे, देखिए जो एबीसी सेगमेंट है वो ऐसे जा रहा है करंट, है ना। तो इसमें जो अगर हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इसके कारण हमारी जो वो आ रही है मैग्नेटिक फील्ड वो आउट ऑफ द पेपर आ रही है, मतलब पेपर से बाहर ऊपर की तरफ। एंड एडीसी सेगमेंट में हमारा करंट इस ऐसे जा रहा है लाइक दिस। तो हमारा जो एडीसी करंट के कारण आएगा वो होगा हमारा ऐसे, मतलब अंदर पेपर के अंदर की तरफ। एबीसी के कारण बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, एडीसी के कारण अंदर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम दोनों के मैग्नीट्यूड्स को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि जो बी नेट होगी वो होगी बी एबीसी माइनस बी एडीसी। कीप इन माइंड मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक सेमी सर्कल, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल हुआ ना, जो एबीसी सेगमेंट है वो तो एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल के कारण हमें फॉर्मूला पता है कि सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट I1 अपॉन 4R, और एडीसी के कारण होगी म्यू नॉट I2 अपॉन 4R। मतलब कि म्यू नॉट अपॉन 4R I1 प्लस I1 माइनस I2 सॉरी। तो मतलब कि म्यू नॉट अपॉन 4R I0 अपॉन 3, क्योंकि 2I0 अपॉन 3 माइनस I0 अपॉन 3 विच इज़ I0 अपॉन 3। तो हमारा आंसर आ रहा है म्यू नॉट I0 अपॉन 12R। क्या ऑप्शन में है ये म्यू नॉट I0 अपॉन 12R, ये रहा ना ऑप्शन, यही आंसर है। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना था कि आपने करंट की जो डिवीजन है वो ढंग से करी है, और आपने ये जो फॉर्मूला लगाया है म्यू नॉट I अपॉन 4R ये आपने सही लगाया, क्योंकि इसमें सेमी सर्कल का लगेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों हम एबीसी सेगमेंट का और एडीसी सेगमेंट का ऐड कर रहे थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन। टू प्लैनेट्स P1 P2 विद इक्वल मास, अच्छा ठीक है इक्वल मासेस है, रेडियस R1 एंड R2 है, जिनका रेशियो में दे रखा है, मतलब रिलेशन में दे रखा है। एस्केप स्पीड्स हमें बता रखी है V1 और V2, देन हमें इसका रेशियो पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला बताना चाहिए था कि जो V एस्केप होती है वो होती है √2gm अपॉन R, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड R इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अब भाई इन्होंने बोल रखा है कि जो दो प्लैनेट्स हैं वो तो इक्वल है मासेस में, तो हम ये लिख सकते हैं कि VEE इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √R, है ना, क्योंकि 2gm तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि m तो वैसे दोनों का सेम है। तो हमें दे रखा है ओके, तो हम लिख सकते हैं कि VE मतलब कि V1 अपॉन V2 सॉरी V2 अपॉन V1 पूछा है ना हमसे। ध्यान से ये गड़बड़ी पेपर मत करना जैसे मैं अभी करने वाला था। V2 अपॉन V1 पूछा है हमसे, V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू √R1 अपॉन R2, है ना, क्योंकि इन V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √R। तो अब हम बस इसकी वैल्यू रख देते हैं। पहले हम इसमें हमें ये दे रखा है कि R2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन 2, ठीक है। तो मतलब कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 2, तो मतलब √2। तो √2 क्या ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन भाई। इजी से क्वेश्चन थे। तो बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन करना होता है, रेशियो निकालना होता है, पर इनको हल्के में मत लेना क्वेश्चंस को, क्योंकि तुम्हें आइडिया होगा, नॉलेज होगी, सब कुछ भी हो, पर अगर तुमने जैसे मैं अभी करने वाला था V2 अपॉन V1 को V1 अपॉन V2 पढ़ लिया और यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है 1 अपॉन √2, तो तुम्हारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो पेपर बहुत ध्यान से पढ़ो, हर एक चीज़ को अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट है, पेपर को ध्यान से पढ़ो। मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चे गलती एक तो कंसेप्चुअल एरर करते हैं, ठीक है, वो कम होती होगी ज़्यादातर लोगों की। ज़्यादातर लोग ऐसी गलतियाँ ज़्यादा करते होंगे कि बस डम मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन में गलती कर दी, कहीं सब्ट्रैक्शन एडिशन में गलती कर दी, या फिर रेशियो उल्टा कर दिया, या फिर कुछ और कर दिया। मेरे साथ होता था ये। इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस करता था क्वेश्चंस का, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तो हमारे आज के 5 क्वेश्चंस भी समाप्त होते हैं।
Thank you for watching. If you have any suggestions, leave them in the comments, and please subscribe if you like my videos. Thank you. On my body, I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the Benz.